हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हैं जो लोग अपने स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है स्कूल के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भाई हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशंस और बाकी सब क्वेश्चन जो है भाई एक जगह पे ले आए हैं, ताकि आपको बहुत सारी किताबें ना खंगालनी पड़े, उनसे क्वेश्चन ना निकालने पड़े। और ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई जो लोग जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इस सीरीज को करने का एक रूल है कि भाई जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हर क्वेश्चन आता जाएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसे पहले खुद करेंगे। क्वेश्चन आपको पहले खुद करना है, तो भाई कॉपी पेन निकाल लीजिए और कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो वीडियो को पॉज करके आप वन बाय वन जो है क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का पार्ट बी। पार्ट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पे हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बेसिक भी पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं देखा था वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी, यानी कुछ और क्वेश्चन हम लोग जो है आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो भाई ये वीडियो नंबर 8 है इस चैप्टर की, बाकी वीडियो भी हमने दे दी है सारी। तो भाई सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप देख लेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे पार्ट बी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ द आइस ऑन द पोलर कैप ऑफ द अर्थ मेल्ट, हाउ विल इट इफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द डे। आपको पता होगा कि जो अर्थ है, अर्थ के दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ जमी हुई है। क्या है? यहां पे आइस है बहुत सारी, और यहां पे भी आइस है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आइस मेल्ट हो जाएं किसी भी कारण से, मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी कारण है, अगर ये आइस मेल्ट हो जाएं तो अर्थ के ड्यूरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब जो एक दिन होता है, कितने घंटे का होता है एक दिन? 24 घंटे का। तो उस पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, या पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? बढ़ जाएगा वो या घट जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा, सोचो एक बार, वीडियो को पॉज करके खुद सोचें क्या आंसर होगा, किस चीज का क्वेश्चन है ये। तो हमारा टाइम पीरियड 24 आवर है, जो अर्थ अपने एक्सिस के बाद घूम रही है, 24 आवर में घूम जाती है। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई यहां पे किस चीज का क्वेश्चन है ये? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आइस के पिघलने से क्या होगा। आइस पिघलेगी तो समुद्र में जाएगी, पानी बनेगा, उसका पानी बनेगा तो यहां फैल जाएगा, पूरा यहां फैल जाएगा। तो जो आइस आपकी अभी यहां पे है, जो एक्सिस के पास है, जो मास आपका आइस का एक्सिस के पास है, वो मास दूर चला जाएगा। तो उससे इनर्शिया में क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अगर मेरा मास दूर चला जाए एक्सिस से, तो इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अगर मास दूर हो तो इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो अगर मेरा आर बढ़ेगा तो आई क्या होगा, आई भी मेरा इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मेरी आइस पिघलेगी तो यहां जाएगी, और अगर आइस मेरी यहां जाएगी, एक्सिस से दूर जाएगी पिघल के, तो क्या होगा मेरा जो है, ये भी आइस पिघल के यहां चली जाएगी, ये भी यहां चली जाएगी पिघल के। ठीक है। अब ये मत बोलना ग्रेविटेशन नीचे की तरफ होती है तो आइस नीचे आ जाएगी। ग्रेविटी जो पृथ्वी के सेंटर की तरफ को होती है, तो यहाँ पे ग्रेविटी इस तरफ को है, इसलिए आइस इधर को आ रही है, यहाँ पे इधर को आ रही है। ठीक है। अच्छा, वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके। तो हमारा जो आर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस जो है एक्सिस से पहले कम था इसका, आइस का, अब बढ़ गया। तो आर हमारा बढ़ रहा है, तो आर हमारा बढ़ रहा है तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। अब इनर्शिया बढ़ेगा तो स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे अर्थ घूम रही है, तो जब आइस पिघली तो क्या कोई टॉर्क लगा, यहाँ पे कोई बाहर से टॉर्क लगा जिसने उसको घुमाया या उसको रोका, ऐसा कोई टॉर्क लगा? नहीं, अपनी आइस खुद ही पिघल रही है, तो हमारा टॉर्क नहीं लगा, यहाँ पे टॉर्क जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। पिछली वीडियो में देखा था हमने पिछली बार। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे I1 ओमेगा, यहां बोल सकते हैं I ओमेगा इज कांस्टेंट, I ओमेगा कांस्टेंट है, या I1 ओमेगा 1। अच्छा, ओमेगा 1 की क्या जगह क्या ले सकते हैं हम, टाइम पीरियड की फॉर्म में अगर लिखें तो क्या रिलेशन होता है ओमेगा में, 2 पाई बाय T1 इक्वल टू I2 बाय 2 पाई बाय T2। ये रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो क्या आ गया इससे, I1 बाय T1 इक्वल टू I2 बाय T2 आ गया। I1 बाय T1 इक्वल टू I2 बाय T2। ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये इनर्शिया जो है ना, ये या मैं अगर T1 बाय T2 निकालू या T2 बाय T1 निकालू, तो T2 क्या आएगा, मेरा नया टाइम पीरियड जो होगा अपॉन में पुराना वाला टाइम पीरियड। T2 को यहां लिया, इसको यहां ले गए, I1 को नीचे ले गए, तो I1 नीचे आ गया, I2 ऊपर था। तो जो नया टाइम पीरियड है अपॉन में पुराना टाइम पीरियड, जो 24 घंटे था, ये तो 24 घंटे था। अब नया वाला टाइम पीरियड निकालना है, तो नया वाला टाइम पीरियड होगा I2 बाय I1। नया वाला टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, I2 बाय I1। अच्छा, अब जो हमारा इनर्शिया है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? जब हमारा आर बढ़ा था तो इनर्शिया क्या हुआ था, हमारा इंक्रीज हुआ था। अगर इनर्शिया मेरा I2 ज्यादा है I1 से, तो ये फैक्टर मेरा बड़ा आएगा, मतलब 1 से बड़ा होगा। ऊपर वाला बड़ा है इसमें, नीचे वाला छोटा है, तो फैक्टर 1 से ज्यादा आएगा। तो जब T2 निकालोगे तो T2 की वैल्यू क्या आएगी,
T2 की वैल्यू आएगी 24 इंटू I2 बाई I1, और आपका जो I2 है वो मोर देन I1 है, I2 इज मोर देन I1, दिस इंप्लाइज दैट T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी मोर देन 24 आवर हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर आपका 1 से ज्यादा आएगा। मान लो I2 डबल हो गया, इनर्शिया डबल हो गया तो 2 आ जाएगा फैक्टर, तो टाइम पीरियड 28 हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये फैक्टर आपका 1 से ज्यादा है। तो जब भी इनर्शिया हमारा बढ़ेगा, यानी अगर हमारा इनर्शिया बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा इनर्शिया बढ़ने के कारण हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा बढ़ेगा, सॉरी ओमेगा घटेगा, तो ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, उसकी स्पीड का घटेगी, स्पीड घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो अभी जो टाइम पीरियड 24 आ रहा है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आइस पिघलेगी तो हो सकता है 24 घंटे से ज्यादा का दिन हो जाए, तो आपको जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, है ना, रोज आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो भाई ध्यान रखें कि आइस ना पिघले, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, नहीं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। 24 घंटे में मान लो 25 घंटे का दिन हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, स्कूल के भी 1 घंटे बढ़ जाएगा, हो सकता है स्कूल वाले बोले कि 1 घंटे हम आपको ज्यादा पढ़ाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब लोग ध्यान रखें कि आइस को ना पिघलने दें, ठीक है, तो आइस को ना पिघलने दें। अच्छा ये लिखा है कि अर्थ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी सेम है कि अर्थ अगर श्रंक कर जाए, श्रंक मतलब कि अगर ये ऐसा स्फीयर है और ये श्रिंक करके छोटा स्फीयर बन जाए, तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ ऑफ द डे में क्या फर्क पड़ेगा। फिर दोबारा क्या होगा, अगर ये स्फीयर छोटा हो गया, स्फीयर का इनर्शिया कितना होता है, क्वेश्चन तो वही है, एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है भी, कंजर्वेशन का। इनर्शिया क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है घट रहा है, तो इनर्शिया क्या होता है हमारा, इनर्शिया होता है 2/5 सॉलिड स्फीयर, 2/5 mr²। तो यहां पे जब अर्थ श्रंक कर रहा है तो मास क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है घट रहा है या सेम है, मास तो सेम है, मास सेम है, लेकिन रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हमारा रेडियस इज डिक्रीजिंग। तो रेडियस अगर डिक्रीज करिए तो इनर्शिया क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट इनर्शिया विल आल्सो डिक्रीज, और अगर इनर्शिया डिक्रीज करेगा, यहाँ पे टॉर्क 0 है, टॉर्क इज 0, टॉर्क 0 है तो आई ओमेगा इज कांस्टेंट, आई ओमेगा इज कांस्टेंट, और वी कैन से आई बाय 2 पाई इनटू टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है, दिस इज कांस्टेंट। और वी कैन से कि आई बाय टी इज कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो आई प्रोपोर्शनल, आई जो है प्रोपोर्शनल टू टी है, या टी प्रोपोर्शनल टू आई है ना, क्योंकि आपका अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है ही आपका, और आई बाय टी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इनर्शिया अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, या फिर यू कैन से कि अगर हमारा इनर्शिया बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, तो ये जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन इनर्शिया घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। तो यहाँ पे इनर्शिया घट रहा है, इनर्शिया अगर घट रहा है यहाँ पे तो टाइम पीरियड क्या होगा, एज इनर्शिया इज डिक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। तो भाई टाइम पीरियड कम हो जाएगा अगर श्रंक कर गई, तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा आपको, है ना, यहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपका दिन जो है छोटा हो जाएगा। तो जिन लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको फायदा हो जाएगा, और जो गेम में खेलते रहते हैं दिन भर बैठ के उनको नुकसान हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, राइट। तो ये उल्टा क्वेश्चन था, यहाँ पे इनर्शिया घट रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में इनर्शिया बढ़ रहा था, तो दोनों में अपोजिट आंसर आया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। Why the spin angular velocity of a neutron star increases tremendously as it form a star collapsing under its own gravitation pull? आपको पता है जब स्टार खत्म होता है तो एक पुल, न्यूट्रॉन स्टार जो बनता है तो क्या होता है, वो जो है ग्रेविटेशन पुल के कारण पास पास आ जाता है, तो जो बड़ा स्टार होता है वो छोटा हो जाता है, तो छोटा होने के कारण क्या होगा उसका, फिर वही इनर्शिया कम हो जाएगा, जैसे अर्थ वाले केस में भी हो रहा था। और इनर्शिया कम होने के कारण क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आई ओमेगा आपका कांस्टेंट है, तो आपका ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो ओमेगा इंक्रीज होने का मतलब ये तेजी से अब घूमेगा, तो न्यूट्रॉन स्टार जो है तेजी से घूमने लगता है, बिकॉज उसका इनर्शिया कम हो रहा होता है, कोई टॉर्क बाहर से लग नहीं रहा, वो अपना ग्रेविटेशन के कारण ही उसका कम हो रहा है वेट, जो भी उसका इनर्शिया है, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी आंसर भी आएगा, राइट। आई थिंक ये क्लियर है। आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं। सारे क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, वही सब चीजें आ रही है बार बार, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, वाई एन आइस स्केटर और अ बैलेट डांसर और एन एक्रोबैट टेक एन एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे वो लोग फायदा उठाते हैं, आपने देखा होगा यार, जो डांस करने वाले होते हैं ऐसे घूमते रहते हैं गोल गोल करके आइस के ऊपर, या फिर जो आइस वाले होते हैं स्केटर वाले, लेकिन जब वो एकदम से हाथ अपना अंदर वो करते हैं तो एकदम से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, आपको ध्यान आ रहा होगा पिछला क्वेश्चन न्यूट्रॉन स्टार वाला, वहां पे क्या हो रहा था, अंदर को आ रहा था तो इनर्शिया कम हो रहा था। ऐसे आपका क्या है, इनर्शिया ज्यादा है, जब आपका मास जो है इस वाले एक्सिस, आप इसके अबाउट घूम रहे हो एक्सिस के अबाउट, तो इस वाले एक्सिस से जब मास आपका दूर है, हाथ आपका दूर है, बाकी चीजें दूर हैं, तो आपका जो है इनर्शिया जो है ज्यादा है। लेकिन आप हाथ को पास लिया है तो इनर्शिया कम हो गया, तो इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, आई ओमेगा इज कांस्टेंट, तो इनर्शिया अगर कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो आप तेजी से घूमने लगोगे। तो जो डांस करने वाले होते हैं आइस स्केटर वगैरह, वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि वो लोग भी एकदम से हाथ अंदर को खींच लेते हैं और उससे उनकी स्पीड एकदम से तेजी से
बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेम 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 चीजें चारों क्वेश्चन जो हमने किए हैं बिल्कुल सेम है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अगला क्वेश्चन है, अ कैट इज एबल टू लैंड इट्स फीट आफ्टर द फॉल। जो कैट होती है, बिल्ली जो होती है, म्याऊ वाली बिल्ली, तो म्याऊ वाली बिल्ली जब कूदती है तो उसका जो होता है आराम से कूद पाती है। ऐसा क्यों होता है उसके, है ना? तो बिल्ली उसकी जो भी स्पीसीज है, शेर वगैरह हैं, तो कूदते हैं तो कैसे अपनी स्पीड को कम रखते हैं या जो भी है। तो देखो जब बिल्ली कूदती है तो एक तरह से ना जो वो ऐसे कूद रही होती है तो उसका वो घूम भी रही होती है, मतलब उसका जो वो होता है ना रोटेशन भी हो रहा होता है उसका। तो रोटेशन को कम कैसे करती है अपने रोटेशन को? तो रोटेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको ओमेगा को कम करना है। ओमेगा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको आई को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आई ओमेगा कांस्टेंट अभी मैं देखा था। तो आई को बढ़ाती है, वो आई को बढ़ाती है, इससे ओमेगा कम होता है। इनर्शिया कैसे बढ़ाती है बिल्ली? कैसे बढ़ाती है अपनी? बिल्ली को आपने देखा होगा, बिल्ली जब कूदती है तो बिल्ली अपनी जो है ना ऐसे ऐसे घूम रही है, वो इसका एक्सिस ये वाला मान सकते हो आप, इसके अबाउट घूम रही है वो पूरा। जब आगे वाले पांव पहले रखती है, पीछे वाले बाद में रखती है, ऐसा कुछ होता है शायद। तो आगे वाले जब पांव रखती है तो घूम रही है, मतलब एक तरह से ना। तो क्या करती है अपनी ना पूंछ को फैला देती है। वो पूंछ को फैलाएगी तो क्या होगा? इस एक्सिस से उसकी दूरी बढ़ गई पूंछ मास की जो है, तो इनर्शिया बढ़ गया। तो इनर्शिया बढ़ेगा तो क्या होगा? ओमेगा आपका इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा? कम हो जाएगा, तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो जब टकराएगी उसके पांव आगे वाले तो कम स्पीड से टकराएंगे, तो अपनी स्पीड को वो कम कर लेती है। तो इसका फायदा उठाती है पूंछ को जो है बड़ा करके। यहाँ पे आई थिंक लिखा भी होगा आंसर में, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन कैट लैंड ऑन द ग्राउंड इट स्ट्रेचेज इट्स टेल एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। आई ओमेगा कांस्टेंट होता है तो एंगुलर स्पीड आपकी कम हो जाती है, बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो ये उसका रीजन होता है। ठीक है, हालांकि उसके जो पैर वगैरह होते हैं आई थिंक उसमें भी कुछ बायोलॉजिकल भी ऐसा होता है कि शेर के जो होते हैं पंजे और बिल्ली के जो पंजे होते हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जर्क को जो है वो कर पाए। लेकिन हम इनर्शिया से अगर बोलेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व। क्या ऐसा होगा अगर हमारा इनर्शिया कम हो गया, जैसे कि अभी हो रहा था कि अर्थ के केस में या समथिंग जो श्रिंक कर रही थी अर्थ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है? चेक करते हैं। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पहले हमने फॉर्मूला देखा नहीं अभी तक, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एम का रोल कौन प्ले करेगा? एम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। और वी की जगह क्या होगा रोटेशन में? वी की जगह हो जाएगा ओमेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमें बताना है क्या ये कंजर्व रहेगा अगर हम इनर्शिया को डिक्रीज कर दें। तो क्या इनर्शिया को डिक्रीज करेंगे तो ओमेगा इतना बढ़ेगा कि ये चीज कंजर्व रहे? ऐसा कुछ होगा क्या? चेक करते हैं। तो हमें पता है जब हम इनर्शिया घटाएंगे किसी चीज का, जब हमने केस पढ़े हैं सारे, तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? कंजर्व क्या रहता है उसमें? क्या कंजर्व रहता है? आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो यानी मैं ओमेगा की वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो एल हमारा कांस्टेंट है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन में आई। एल क्या आ जाएगा? एल अपॉन में आ जाएगा ओमेगा, उसको यहां पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो हम पुट कर देंगे हाफ आई इंटू ओमेगा की जगह पे एल स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर, ये रख सकते हैं यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू वहां से पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो एल स्क्वायर बाई आई स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ आई नीचे है, एल स्क्वायर अपॉन में आई आ गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं? इनर्शिया को डिक्रीज कर दूं। इसको अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो इनर्शिया को डिक्रीज करूंगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इफ आई डिक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी विल, ये डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे कंजर्व मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज कर जाती है। इनर्शिया डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज कर जाती है। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया था, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इनर्शिया पे कम करने से काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने जो है इसको पूरे फॉर्मूले को इनर्शिया में चेंज कर दिया। जो हमारा फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा को हटा के इनर्शिया लिया है, और एल हमें पता था कांस्टेंट रहेगा, तो हमने इसको एक कांस्टेंट और आई की फॉर्म में पूरे फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि आई पे इफेक्ट जब पड़ रहा है तो के पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो हमने देखा कि आई नीचे है तो आई घटेगा तो के क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा होता है तो हमें जो चीजें पता नहीं होती उनको हटाना होता है, और जो चीजें पता होती है उसके टर्म में हमें लाना होता है। या चीज कोई कांस्टेंट है उसके टर्म में हमें लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूरा सॉल्व किया है उन्होंने, आई डैश ओमेगा डैश मान के सॉल्व किया है। तो यू कैन सी द सॉल्यूशन आल्सो, तो इन्होंने भी लिखा है। ठीक है, ओके, तो उन्होंने एल की जगह पे आई ओमेगा यूज किया, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू यूज किया, तो वो यूज किया। खैर वो भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कॉज एंड आउटकम इन अ रोटेशन मोशन? रोटेशन मोशन का कॉज क्या होता है और उससे क्या होता है? कॉज कौन कॉज करता है रोटेशन मोशन को? कौन चलाता है? क्या वो फोर्स होता है? या क्या बोलेंगे उसको हम? यहाँ पे क्या बोलेंगे फोर्स को? तो यहाँ पे हम बोलेंगे उसको टॉर्क।
टॉर्क, तो टॉर्क इसका कॉज होता है, उसका आउटकम क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, आपका रोटेशन होता है, तो एंगुलर स्पीड आती है, ये एंगुलर मोमेंटम आता है आपका। तो टॉर्क हम बोलेंगे इसका कॉज है, और इसका वो क्या है, जैसे वहां पे आपका लीनियर मोमेंटम आता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वैसे यहाँ पे क्या आता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, राइट। तो आउटकम हमारा एंगुलर मोमेंटम है। Okay, a stone of mass m is tied to the one end of the string rotating in a horizontal circle। अब थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन आया, हमारे लेवल का क्वेश्चन आया। कैसा, आपके लेवल का क्या, मेरा हमारे तो बाकी भी हमारे लेवल के ही थे, ये आपके लेवल का होगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है बाकी क्वेश्चन तो इजी है, अभी आपने शुरू करा है ना पढ़ना, और आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको काफी कुछ आइडिया होगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए हैं तो आइडिया आपको क्लियर होगा काफी कुछ। लेकिन खैर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मास m इज टाइड टू द स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। आपने एक पत्थर लिया और आप घुमाना शुरू कर रहे हो, है ना, आप कह रहे हो भाई मैं जो है सर फोड़ दूंगा सबका, पढ़ाई तो मेरे से हो नहीं रही है ना, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सर फोड़ दूंगा मैं सबका, तो घूम रहे पत्थर। तो कह रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, तो आपका जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो घट रही है, वो पता नहीं चल रहा कि वो कब स्ट्रिंग आपके पास पास हाथ में जो ऐसे घूमते 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 लेंथ कम होती जा रही है, तो स्ट्रिंग घट रही है लेंथ उसकी। एंड कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व है आउट द सेंटर, तो आप घुमा रहे हो पत्थर को और आपका एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट क्या है, कंजर्व है। जब ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन इसकी लेंथ घट रही है, मतलब ये ऐसे ऐसे जो है अंदर की तरफ आ रहा है धीरे धीरे, ये ऐसे हो रहा है, फिर और लेंथ कम हो जाएगी, ऐसे करते करते कम हो रही लेंथ इसकी, ठीक है। तो ये ऐसा स्पाइरल करके बनाएगा कुछ, खैर। तो ये कह रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, एंगुलर मोमेंटम आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है, अगर हम ए आर की पावर एन लिखते हैं वेयर ए इज द कांस्टेंट, तो आपको बताना है कि आर की जो वैल्यू होगी, सॉरी जो एन की वैल्यू होगी वो -3 होगी, और आर आपका जो है रेडियस है, यहाँ पे आर क्या है हमारा रेडियस दिया हुआ है। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे पत्थर का, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं इस केस में क्या लिखते हैं, हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे काफी सारे, क्या लिखा है हमने, आर क्रॉस पी या आर इंटू एम वी, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एम वी आर हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर लिखते हैं। ओके, तो एम वी आर लिख सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसने बोला है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब आपका ये चीज कांस्टेंट है, और हमें निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं। वैसे आप इसका एक और फॉर्मूला यूज कर सकते थे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे लीनियर मोमेंटम हमारा होता है एम वी, वैसे एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है m की जगह i और v की जगह ओमेगा, i ओमेगा। तो हम यहाँ पे i ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट भी कर सकते थे, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अभी इससे ट्राई करते हैं पहले, लेट अस ट्राई। तो इससे ट्राई करेंगे तो टेंशन की वैल्यू जो हमारी होती है, टेंशन निकालना है हमें, टेंशन ये होता है, टेंशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सर्कुलर मोशन है तो टेंशन कितना होगा यहाँ पे, पहले भी किया हमने सेंटीमीटर उसके क्वेश्चन किए थे सर्कुलर मोशन के, तो क्या होगा यहाँ पे टेंशन का वैल्यू, टेंशन का वैल्यू विल बी m v स्क्वायर अपॉन में r, ये हमारा टेंशन का वैल्यू होगा, राइट। अब यहां पे हमें ये टेंशन जो है r की टर्म में निकालनी है हमें, यानी v को भगाना है, किसको भगाना है, v को भगाना है। तो v को भगाने के लिए यहां का यूज करते हैं, तो हमारा v क्या हो जाएगा यहाँ पे, v विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब l मान लो, l यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है ये, तो l बाय m इंटू r हो जाएगा। तो हम v की जगह पे l बाय एम आर पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, m इंटू एल स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर और अपॉन में r, ये वाला r तो ये है, और यहाँ v की जगह पे ये सब कुछ आ गया ड्रामा जो भी है ना, पूरा एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक m से एक m कट जाएगा, एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो एल स्क्वायर अपॉन में m आर क्यूब आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो एल स्क्वायर अपॉन में m इंटू आर की पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा था, एल इज कॉन्स्टेंट, एल तो कॉन्स्टेंट है, मास भी कॉन्स्टेंट होगा, तो एज एल एंड मास आर कॉन्स्टेंट, तो यू कैन राइट दिस एज दिस इज कांस्टेंट। तो आपका t क्या आया, t इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू r की पावर -3। तो अगर हम यहां कंपेयर करें तो इसने बोला था टेंशन इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू r की पावर n, तो n पावर कितनी हुई, n पावर हमारी हुई -3। भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी आ रहा है ना, पहले खुद करो, है ना, खुद एक बार ट्राई करा करो और फिर सॉल्यूशन देखा करो, राइट, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आप इसका एक बार, अच्छा आपने अगर खुद नहीं किया क्वेश्चन तो एक बार ना इसको ट्राई करना और इससे भी प्रूव करने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो पावर आएगी वो n इक्वल टू -3 आएगी, ठीक है। ये आपके लिए खुद है, खुद करना है इसको। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m स्पीड v ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द टू पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l, सॉरी d। तो दो पार्टिकल हैं, ये जो है दो अपोजिट ट्रैक, माने दो ट्रैक पे चल रहे हैं, मास m इसका है, स्पीड v है, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास एम स्पीड भी, दोनों की स्पीड सेम है, मास भी सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये भाई ऐसे मूव कर रहे हैं और ये डिस्टेंस इसके बीच का कितना है, डिस्टेंस इज d, ठीक है जी।
शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम वेदर वट एवर बी द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। तो ये कह रहा है कि हम एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट लें, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम लें, हमारा सेम आता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो इसमें डिपेंड नहीं करेगा कि आप किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम ले रहे हो इस केस में। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। मान लो एक बार हम ए पॉइंट के अबाउट लेते हैं, एक बार हम बीच में एक पॉइंट ले लेंगे कोई भी, और एक बार इसके अबाउट ले लेंगे, देखेंगे तीनों एंगुलर मोमेंटम सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ए निकालूंगा मैं। तो पहले मैं इस वाले का निकालूंगा एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल फर्स्ट का। तो पार्टिकल फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है आर क्रॉस पी, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये टॉर्क वाले केस में देखा था हमने कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो मोमेंटम है वो है आर क्रॉस पी, या फिर आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आर मतलब पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां से भी आप निकाल ले वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का कितना है। तो जैसे मैं यहां से निकाल रहा हूं, मान लो, तो पी तो मेरा यहीं से पास हो रहा है, पी मतलब लीनियर मोमेंटम होता है, यहीं से पास हो रहा है, एम बी। तो इसके अबाउट अगर मैं इसी का मोमेंटम निकालूंगा तो कितना आएगा? वो जीरो आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अभी समझ नहीं आया तो आगे देखना भी, अगले केस जब करेंगे, या इस वाले केस को देखो। अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका मोमेंटम कितना आएगा? इसका मोमेंटम आएगा एम वी, लीनियर मोमेंटम एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। भाई ये एम बी इसका मोमेंटम हुआ पी और डिस्टेंस हुआ डी, तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू? पी इंटू डी। तो पी इंटू डी मतलब एम वी डी आ जाएगा। तो आपका वैल्यू आया एम वी डी। ठीक है, एम वी डी आया। ओके, तो ये आया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट बी के अबाउट। पॉइंट बी के अबाउट कितना आएगा? तो पॉइंट बी मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा, क्या है इसका कोई डायरेक्शन भी होगा? तो हाँ, इसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, हमें आर क्रॉस बी करना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। देखो हम इसके अबाउट इसका निकाल लें, तो आर वेक्टर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहां से नीचे की तरफ को, ये आर वेक्टर है और ये आपका पी वेक्टर है, एम बी वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर। तो आर क्रॉस पी जब करोगे तो आर की तरफ को हाथ रखना, राइट हैंड आर की तरफ को क्रॉस पी करोगे तो ये बाहर की तरफ को आएगा। किधर को आएगा? आर क्रॉस पी करोगे तो आर की तरफ को हाथ, और इसे घुमाओगे ऐसे इसकी तरफ को, तो आपका बाहर की तरफ को आ रहा है। तो आपका जो मोमेंटम है एमवीडी किधर को आ रहा है? बाहर को आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, बोर्ड में तो यार स्कूल में इतना भी चल जाता है, अगर आप वैल्यू भी निकाल लो कि वैल्यू बराबर आ रही है। तो ये आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब हम बी के अबाउट निकालते हैं। मान लो मैंने बी के अबाउट निकाला, बी पॉइंट मेरा बीच में है, मान लो डिस्टेंस यहां से एक्स है, तो यहां से डिस्टेंस अगर एक्स है तो यहां से कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स। अब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे पहले, मान लो ए पार्टिकल का, ए पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से वो कितना है? एक्स। तो इसको लिखेंगे हम मोमेंटम इंटू एक्स, एम बी इंटू एक्स लिखेंगे। अच्छा, बी वाले का निकालेंगे तो बी वाले का मोमेंटम भी एम वी है, और डिस्टेंस कितना है इसका? डिस्टेंस है इसका डी माइनस एक्स। अब बीच में प्लस का साइन आएगा या माइनस का, ये देखना पड़ेगा। दोनों को ऐड करें या माइनस करें, तो हमें देखना पड़ेगा दोनों जो एंगुलर मोमेंटम आए हैं क्या वो सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, अपोजिट है। अगर वो अपोजिट है तो माइनस करेंगे, और अगर सेम है तो प्लस करेंगे। मतलब अगर दोनों आउट ऑफ द प्लेन है तो प्लस कर देंगे, या दोनों इनसाइड द प्लेन है तो प्लस कर देंगे। लेकिन अगर एक आउटसाइड है, इनसाइड है, तो माइनस करना पड़ेगा बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। मान लो ये पॉइंट है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ इस वाले पार्टिकल का। इसका निकालूंगा तो हाथ नीचे की तरफ रखूंगा, पीक इसकी तरफ घुमाऊंगा तो बाहर को आ रहा है, तो आउट आ रहा है। तो इस वाले का देखते हैं आउट आ रहा है या इन आ रहा है। तो मैं इस वाले को हाथ ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा ऐसे, और इधर को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता ना। अगर मैं ऐसे करूंगा तो फिर मैं इधर को कैसे घुमाऊंगा? इधर को घुमाने के लिए मेरे को उंगलियां ऐसे घुमानी पड़ेगी, उंगलियां टूट जाएंगी, है ना। तो हमें जो है हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, अंगूठा बाहर को ही आएगा। तो जब आप हाथ ऐसे घुमाओगे आर क्रॉस पी, पहले आर की तरफ को हाथ रखो, क्रॉस पी की तरफ घुमाओ, पी इधर को है आपका। तो आर क्रॉस पी करोगे तो बाहर को, दोनों आउट आ रहे हैं, मतलब ये भी आउट आ रहा था, ये भी आउट आ रहा है, तो दोनों आउट आ रहे हैं, तो उसको प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, राइट। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये देखो, ये कितनी वैल्यू है? ये एम बी डी माइनस एम बी एक्स है। अगर आप ब्रैकेट खोलो तो यही आ रही है, और ये एम बी एक्स है, तो एक्स से एक्स कटा यहाँ पे, तो कितना आ गया? एम बी डी। तो ये भी सेम आ गया, और ये क्या आ रहा है? आउट। ये भी आउट आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। तो भाई ये भी आउट आ रहा है। अब निकला तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अबाउट देखते हैं कि यहाँ पे भी वही आ रहा है। तीसरा पॉइंट है सी। अब जब मैं सी पे लूंगा एंगुलर मोमेंटम, तो सी पे इसका जो मोमेंटम आएगा वो इधर को हाथ रख के इधर को एम वी इंटू डी आ जाएगा। ए वाले का क्या आ जाएगा? एम वी डी, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। और जब मैं इसका मोमेंटम निकालूंगा तो मोमेंटम यहीं से पास हो रहा है, जिसके एक्सिस के अबाउट में निकाल रहा हूं उसी एक्सिस से ही पास हो रहा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? इस केस में वैल्यू होती है हमारी जीरो। टॉर्क वाले क्वेश्चन देखना, टॉर्क वाले क्वेश्चन किए हमने, वहां पे ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं। तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फाइनली क्या आएगा? एमवीडी, और ये भी आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो आप अगर तीनों को देखें,
तीनों हमारा MVD आ रहा है और आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, सेम ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे मूव करें। और जो देखो स्कूल में इतना काम चल जाएगा, जो लोग कंपटीशन वाले ना वो ये प्रूव करके देखना कि अगर यहाँ इसके अबाउट लेता हूं मैं पॉइंट, अगर इस लाइन पे ना लूं यहाँ पे लूं तो क्या तब भी सेम आ रहा है, एक बार करके देखना जो कंपटीशन वाली तैयारी कर रहे हैं, जो नीट जेईई की। ठीक है, और कमेंट में लिख के बताना क्या वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बोर्ड में इतना काम चल जाएगा, स्कूल में अगर आप करोगे तो इतना भी से भी काम चल जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आया हमारा, व्हाई इट इज इजियर टू बैलेंस अ बाइसाइकिल इन द मोशन। जब बाइसाइकिल आपकी जो साइकिल होती है मोशन में होती है तो बैलेंस बन जाता है, लेकिन अगर आप देखा होगा आपने जब धीरे धीरे चलाते हो तो गिरने लगती है, या फिर अगर रोक देते हो तो गिर जाती है साइकिल। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है? तो इसका रीजन जो है वो क्या है, जब हमारा टायर घूम रहा होता है तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लो टायर ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, इसका राइट हैंड रूल वो लोगे और जिधर कोई टायर घूम रहा है उधर को अपने उंगलियों को घुमाओगे तो इसका डायरेक्शन अंदर को आ रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है अंदर को है। किधर को है, अंदर को है। जब आपकी कोई चीज होती है ना, कोई डिस्क घूम रही होती है या कोई ऐसा चीज हो रहा होता है तो आप ऐसे करके निकालते हो। ठीक है, जैसे मान लो सिंगल पार्टिकल था तो हमने आर क्रॉस पी से निकाला था, एक पार्टिकल था, लेकिन डिस्क में तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, यहाँ भी पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल, मैंने इस यहाँ भी पार्टिकल है, तो फिर उस केस में हम लोग जो है ये देखते हैं कि किधर को घूम रहा है, इसका ओमेगा किधर को है, और उससे फिर हम लोग जो है उंगलियां घुमा के देखते हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम अंदर को है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम अपने आप को कंजर्व करने की कोशिश करता है, तो चाहता है हमेशा मैं अंदर को ही रहूं। तो अंदर को कब रहेगा वो, जबकि आपका जो है टायर ऐसे ही रहे। ठीक है, अब मान लो टायर ऐसे हो गया तो अभी एंगुलर मोमेंटम जैसे हमने देखा तो ऐसे आ रहा था ना, मतलब ऐसे अंदर को आ रहा था। अब मान लो टायर आपका थोड़ा सा, ये अभी टायर ऐसे वर्टिकल है, टायर मान लो थोड़ा टिल्ट हुआ, तो टिल्ट हुआ तो एंगुलर मोमेंटम इधर को हो गया, पहले अंदर को था थोड़ा सा ऊपर को हो गया, तो ये कंजर्व नहीं रहा, चेंज हो गई वैल्यू, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। वैल्यू तो सकता है सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एंगुलर मोमेंटम ट्राई करता है ना वो कंजर्व करने की, तो जब भी टायर घूम रहा होता है तो एक डायरेक्शन में कंजर्व करने की कोशिश करता है, टायर जो है हमेशा वर्टिकल रहने की कोशिश करता है। अब मान लो हमने टायर को रोक दिया, अब जब रोक दिया टायर को तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, तो टायर ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो है ही नहीं, कंजर्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि रुका हुआ एंगुलर मोमेंटम जीरो है। तो इसलिए जब टायर चल रहा होता है उस केस में भाई एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व करने के लिए टायर जो है अपने आप को ऐसा रखता है। अब बोलोगे सर क्या उसको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रखना है, ये नेचर का रूल है, मतलब हमने फाइंड आउट किया कि ऐसा होता है। तो अब इसके पीछे उसको कैसे पता चलता है, टायर को भगवान जाने कि टायर को कैसे पता चलता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है हमें। तो जो भी है खैर, तो उसमें लिखा है कि व्हील डज नॉट फॉल एज एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द फ्रिक्शन, एंगुलर मोमेंटम चेंजेस, फ्रिक्शन के कारण एंगुलर मोमेंटम कम हो जाता है कई बार, तो उसके कारण जो है टायर आपका फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है, तो फिर वो थोड़ा सा गिर जाता है नीचे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एल निकालना है आपको कि एल कितना होगा, उसके जिसका पोजीशन वेक्टर जो आर है वो कितना दिया हुआ है हमें, आर हैज कंपोनेंट एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया हुआ है, एंड मोमेंटम इज पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब मोमेंटम आपका जो है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप एंड पी जेड के कैप दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा पहले, तो फिर आपको बताना है शो इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, तो एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड। तो पहले निकाल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी। तो एल कितना होता है हमारा बताओ, अगर हमें आर वेक्टर पता है और पी वेक्टर पता है तो एल कितना होगा, एल इज, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या लिखेंगे, एल इज आर क्रॉस पी। आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हमने निकाला है कई बार, दोबारा निकाल लेते हैं। आर क्रॉस पी जब निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग जो है आर क्रॉस पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आर वाले सारे, पहले आई जे के लिखते हैं और फिर आर वाले एक्स वाई और जेड लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पी है तो पी वाले लिखेंगे अब पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, पहले आई जे के लिखते हैं, फिर जो पहला वाला होता है उसके सारे कंपोनेंट लिखते हैं, फिर दूसरा वाला जो भी होता है ए क्रॉस बी अगर है तो ए वाले के सारे फिर बी वाले के सारे लिखते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम पहले आई कैप लेते हैं, जब हम आई कैप लेते हैं तो हम इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को छुपा देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, पहले भी कर चुके हैं हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा y इंटू पी जेड, माइनस का साइन बीच में लगेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो z इंटू पी वाई, ये आया आई कैप। फिर लिखते हैं माइनस जे, यहाँ प्लस आता है फिर माइनस आता है, माइनस का j, इस वाले कॉलम को छुपाते हैं, इस वाली रो को छुपाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा x इंटू पी जेड, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे z इंटू पी एक्स, प्लस के कैप, अगला वाला प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो अब इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू
पी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उसने पूछा था पहला क्वेश्चन तो ये था उसका कि बताओ कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, है ना। फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो कंपोनेंट अलोंग द एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा हमारा आई कैप वाला जो वो एक्स के अलोंग होगा, और ये वाला कंपोनेंट हमारा जो है वाई के अलोंग हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो जे कैप के साथ जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, वाई के अलोंग होगी। और जो ये वाला है एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, ये हमारा वाई इंटू पी एक्स, ये जो हमारा होगा किसके अलोंग होगा, ये हमारा जेड के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये तीनों आ गए। अब कह रहा है कि अगर हमारा पार्टिकल केवल एक्स वाई प्लेन पे मूव करता है, शो दैट अ पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन पे मूव करता है, तो एंगुलर मोमेंटम में केवल जेड कंपोनेंट होगा, मतलब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, केवल क्या होगा, जेड कंपोनेंट। कब, अगर हमारा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है। अच्छा, कोई पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में, मान लो ये ऐसे मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, कोई पार्टिकल केवल एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, उसमें आई कंपोनेंट होगा और क्या होगा, जे कंपोनेंट। उसमें के होगा क्या, के तो होगा ही नहीं, उसमें जो है आई होगा और जे होगा, के नहीं होगा उसमें। तो उसमें के नहीं होने का मतलब उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसमें ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा, जो उसका पोजीशन वेक्टर होगा वो समथिंग आई प्लस समथिंग जे होगा। ठीक है, तो हमारा के कंपोनेंट नहीं होगा, यानी जेड इक्वल टू जीरो, यानी यहां पे क्या है, जेड हमारा जीरो होना चाहिए। पहली बात तो जेड हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इस वाले केस में, अगर पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में है केवल। ठीक है, दूसरी बात, अगर एक्स वाई प्लेन में तो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड भी एक्स वाई प्लेन में मान लो, तो अगर एक्स वाई प्लेन में स्पीड है तो उसकी स्पीड में या उसके मोमेंटम में जो कंपोनेंट होगा वो भी एक्स आई और जे में ही होगा, क्योंकि वो भाई एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ना, उसका वाई में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। अगर ऐसे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल कैसे भी हो, चाहे ऐसे कुछ भी हो, तो उसमें केवल आई और जे ही होगा, केवल के तो होगा ही नहीं। के तो तब होता अगर थोड़ा सा टिल्ट होता या पूरा टिल्ट होता तो के आता, लेकिन ये ऊपर तो है ही नहीं, इसी प्लेन में मूव कर रहा है बस एक्स और वाई में, तो इसमें केवल आई और जे होगा। तो उसका मोमेंटम में भी क्या होगा, आई और जे होगा, मतलब इसका जो मोमेंटम है इसमें भी ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा, यानी पी जेड भी हमारा क्या है, जीरो है, पी जेड भी जीरो है। फॉर यहां पे लिखेंगे फॉर मोशन इन द, किसके लिए होगा, फॉर मोशन इन एक्स वाई प्लेन, अगर मोशन हमारा एक्स वाई में है तो। ठीक है जनाब, तो जेड जीरो और पी जेड जीरो, तो यहां पे जेड जीरो पुट कर देते हैं और पी जेड को भी जीरो पुट करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, पी जेड यहां पे जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया, और जेड जीरो होगा तो ये वाला जीरो हो गया, और यहाँ पी जेड जीरो होगा तो ये भी जीरो, और यहाँ पे जेड जीरो होगा तो ये भी जीरो, तो भाई ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, तो कुल मिला के क्या आ रहा है आपका, फाइनली आपका जो एल आ रहा है, एल की वैल्यू क्या आ रही है, एल इक्वल टू जेड जीरो, ये समझ रहे हैं, यहाँ पे पी जेड हमारा जीरो है तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, जेड जीरो से ये जीरो हो गया, पी जेड से वो जीरो, जेड से ये जीरो, तो हमारा ये आएगा के इंटू, फाइनली जो बचेगा के कैप बचेगा, और एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स बचेगा। तो उसने क्या बोला था कि हमारा कंपोनेंट किधर को होगा, ओनली जेड कंपोनेंट। देखो यहाँ पे जेड कंपोनेंट आ रहा है, केवल के आ रहा है, तो हमारा केवल क्या है यहाँ पे, जेड कंपोनेंट है हमारा, यहाँ पे आई और जे में कंपोनेंट नहीं है। तो हमें यही प्रूव करना था, तो वी हैव प्रूव दैट कि अगर हमारा जो है पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो उसका मोमेंटम किधर को होगा, जेड में। हम करते भी जैसे हमारा पोजीशन वेक्टर इधर को है और वेलोसिटी इधर को है, तो आर क्रॉस पी करते हैं, ऊपर को आ जाता है, जेड में आ जाता है वो। तो अगर एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जेड में होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रूव कर रखा है इन लोगों ने भी, और ये सब वही बातें लिखी हुई हैं, फिर उन्होंने जीरो किया है उसमें सब और उससे प्रूव किया। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने, गिव द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम इसको समझे, क्या चीज ये रिप्रेजेंट करता है। देखो एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम हमारा जो होता है एक्चुअली, एल जो होता है वो आर क्रॉस पी होता है, पी मतलब आर क्रॉस एम भी बोल सकते हो, एम भी होता है हमारा। ठीक है, अब मान लो एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, मान लो एक पार्टिकल है इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, और इस प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे था, पहले इसका पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, और अब ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, पोजीशन वेक्टर हमारा ये है नया वाला, तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले क्या था, आर वेक्टर था। दोबारा से बना लेते हैं, हमारा जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, आर वेक्टर था, और अब ये यहाँ पे आ गया। तो देखो जब यहाँ पे आया तो मान लो ये डेल्टा आर है, तो ये पोजीशन वेक्टर नया वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आर प्लस डेल्टा आर, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन की इस साइड का सम प्लस इसका सम इसके बराबर होगा, तो ये आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। तो जो पोजीशन वेक्टर था हमारा पहले वो आर था, अब वो आर प्लस डेल्टा आर हो गया। अच्छा, तो हमारा जो v होगा, v क्या होगा एक्चुअली, v हमारा जो होता है, v हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ r, या फिर वी कैन राइट एट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं v को।
डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एम को तो बाहर ले लो, एम तो जो है वो है कांस्टेंट है, एम को बाहर ले लेते हैं, वेक्टर भी नहीं है ये। आर क्रॉस डेल्टा आर बचा अंदर, आर क्रॉस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अब ये आर क्रॉस आर क्या चीज है यहाँ पे, फिजिकल मीनिंग, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो अगर आपने ये समझ लिया तो हम समझ जाएंगे हमारा एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग क्या है। आर क्रॉस आर क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि अगर मान लो एक साइड इसकी ए है और एक इसकी बी है, तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, ए क्रॉस बी से क्या आता है, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, इसका पूरा क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम आर क्रॉस डेल्टा आर करते हैं तो एक पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसको कंप्लीट कर लेता हूं, कंप्लीट करने के लिए मैं इसको जो है इसके पैरेलल में एक साइड यहां पे बनाता हूं और इसके पैरेलल में एक साइड यहां पे बनाता हूं, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस डेल्टा आर होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज आर क्रॉस डेल्टा। अच्छा मान लो मुझे ये एरिया निकालना होगा, तो ये एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, let us say it is O, it is initial point is A, final point is B, तो let us say the area of triangle, इसको D मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB का एरिया जो होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, OABD, और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया में देखा हाफ A क्रॉस B होता है। यहाँ पे A क्या है हमारा, ये वाली साइड हमारी R है और ये वाली साइड क्या है, डेल्टा R है, तो ये डेल्टा R है। तो यानी जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो हाफ ऑफ R क्रॉस डेल्टा R, यानी R क्रॉस डेल्टा R जो है ट्वाइस है, R क्रॉस डेल्टा R क्या है, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ दिस है। तो R क्रॉस डेल्टा R के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वी कुड राइट हियर R क्रॉस डेल्टा R इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया OAB अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, OAB इक्वल टू डेल्टा टी, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आया। ठीक है, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये आया। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या है, ये हमारा जो है ये बन गया 2m, L क्या बन गया, यहां से L इक्वल टू आ गया 2m इंटू एरिया बाय, या DA लिख सकते हैं इसको। देखो ये क्या है, एरिया OAB क्या है आपका, पहले पोजीशन वेक्टर ये था, अब पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो ये पोजीशन, ये पार्टिकल है, जब ये यहां से यहां चला होगा तो पोजीशन, जो ये वेक्टर होगा, जो पोजीशन वेक्टर था वो जो है ऐसे घुमा होगा, तो इसने जो भी एरिया स्वैप किया, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना लोग, स्वैप करना, स्वैपिंग मतलब झाड़ू लगाना टाइप का, तो जब ये जो वेक्टर यहां से, जब पोजीशन वेक्टर इसका यहां पे था और ये घूम के यहां पे आया, तो उसने ये वाला एरिया स्वैप किया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं DA इसने स्वैप किया इन dt टाइम, तो ये एरिया स्वैप्ट हुआ DA बाय dt। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ हमारा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है एक्चुअली क्या होता है, 2 times of the mass, 2 times into mass of the particle into area swept, rate of area swept, L is equal to 2 times into mass of particle into rate of area swept by the position vector, rate of area swept by position vector, swept by position vector। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर होता है, राइट। तो ये मास ऑफ द पार्टिकल इनटू दिस, तो इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका जो मास है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो उसका पोजीशन वेक्टर जो एरिया स्वैप कर रहा है उसका स्पीड देखो कितना एरिया वो स्वैप कर रहा है कितने टाइम में, तो डेल्टा A बाय डेल्टा टी करके वहां से निकालो, तो ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्लियर हुआ होगा, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये ऐसे था यहाँ पे, राइट। चलिए, show that the angular momentum of a satellite revolving around the earth having mass me, तो कोई सैटेलाइट अगर me अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और सैटेलाइट का मास ms है, तो आपको बताना है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो रेडियस अगर r है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन का भी आइडिया होना चाहिए, तो मैं बेसिक से भी चलूंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे, इसका मान लो वेलोसिटी v है, तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है r क्रॉस p होता है, rp होता है, r क्रॉस p होता है। तो यहाँ पे r जो है ऐसे है और p यहाँ पे, मतलब मोमेंटम यहाँ पे, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे रेडियस से। तो ये r क्रॉस p जो करोगे आप तो rp sin 90 आ जाएगा,
साइन 90 1 होता है, तो ये आरपी हो गया, पी क्या होता है एमवी हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई एमवीआर आ गई, एमवीआर, तो ये वैल्यू हमारी एमवीआर आ गई, ठीक है, ये तो आ गई। वी मतलब यहाँ पे एम किसका होगा, मास ऑफ द सैटेलाइट, तो मास ऑफ द सैटेलाइट क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो एमएस आएगा जब यहाँ पे, तो हमारा ये आया। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वी निकालनी पड़ेगी। अगर हमने वी निकाल लिया तो हमारा आंसर जो है एमएस और आर के टर्म में तो है, साथ में ये कुछ और दिया हुआ है, मतलब मास ऑफ द अर्थ और जी की बात की गई है, तो हमें निकालना पड़ेगा वी के टर्म में। अब वी कैसे निकालोगे, देखो जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, मैंने कई बार बात की है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स है सेंटर की तरफ को, यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स है टुवर्ड द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम, क्या होती है एम इंटू उसका मास एमएस है, एमएस इंटू वी स्क्वायर अपॉन में आर, आपने पढ़ा होगा ये, हमने बात की थी पहले भी है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे किसके बराबर होगा, कौन प्रोवाइड कर रहा है इसे, अब कई जगह पे धागा घूम रहा होता है तो इसको हम इक्वल टू टेंशन कर देते हैं, कई जगह पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, ग्रेविटेशन, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसके बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आपने पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि इनका जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी इंटू एम एस इंटू एम ई अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के यहाँ पे बराबर है। अब यहां से क्या होगा, एमएस से एमएस कट जाएगा, तो वी की वैल्यू जो आएगी वो आर से आर भी कट जाएगा, वो आएगी रूट ऑफ जी एम ऑफ द अर्थ अपॉन में आर, ठीक है। तो इस स्पीड से ये जो है यहाँ पे घूम रहा होगा सैटेलाइट, इसको जो है सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं, आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो जी एम अपॉन में आर होती है, तो जो भी बीच में सेंटर में होता है उसके हम यहाँ पे मास लेते हैं। जैसे मान लो अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो फिर यहाँ पे सन का मास लेंगे क्योंकि सन बीच में है, ठीक है, तो जो भी होगा उसको हम बीच में यहाँ पे लेंगे, तो हमारी उससे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट आती है, राइट। अब यहां पर जो है हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे एम एस है, वी की वैल्यू आ गई जी एम ई अपॉन में आर, और एक है भाई ये वाला आर, तो ये दो चीजें बाहर हैं ब्रैकेट के, आर और एम एस, और बाकी चीजें अंदर है। तो हमें जो आंसर दिया हुआ है सारा ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो हम इसको भी अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट में, तो जब ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो जी एम ई अपॉन में आर तो ऐसी ही है, एमएस को जब एमएस को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, भाई बाहर आके रूट हो जाता है तो अंदर जाके क्या होगा स्क्वायर, ऐसे ये वाला आर जब अंदर जाएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर से आर कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई जी एम ई एम स्क्वायर इंटू आर, यही पूछा था जी एम ई एम एस स्क्वायर इंटू आर, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो है इसके बराबर होगा, क्लियर हुआ, ये हो गया होगा क्लियर, ठीक है। तो भाई ये सिंपल था, राइट, तो वी कैन डू लाइक दिस, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है क्या, अच्छा यहाँ पे भी सॉल्व किया है इन्होंने, तो ये भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम है, वही ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर करके फाइनली आंसर निकाला हुआ है। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने जो है एंगुलर मोमेंटम का बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है भाई प्लेलिस्ट पे जाके या फिर आई बटन पे जाके बाकी वीडियो भी देख लें। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।